Hello students, welcome back to my YouTube channel Biology with Shucheta and I am your educator Shucheta. Today we started with the topic characteristics of living being जो कि चैप्टर 1 पार्ट 2 में आ रहा है हम लोगों के वीडियो में। ये सीबीएसई बोर्ड का क्लास 11 बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है जो कि टोटली एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड करके किया गया है। इसका प्रीवियस जो वीडियो था दैट इज चैप्टर 1 एंड पार्ट 1 द लिविंग वर्ल्ड, वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास था। अगर कोई इस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए चैनल पे, इस क्लास को भी एक बार देख लीजिए। जैसे कि प्रीवियस जो वीडियो था हम लोगों ने उसमें बताए थे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक एड्स। तो आज हम लोग लाए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग क्या क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स आर ऑफ फॉलोज, मतलब जो जिंदा एनिमल है या कोई ह्यूमन है या कोई पेड़ है, कुछ भी हो लेकिन उसको जिंदा होना है, उसको नॉन लिविंग नहीं, उसको लिविंग होना है। तो एक लिविंग बीइंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होगा? जैसे कि उनमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। ये मेटाबॉलिज्म फर्दर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में डिवाइडेड होते हैं। उसका ग्रोथ होगा, उसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उसमें रिस्पॉन्सिवनेस होगा, न्यूट्रिशन होंगे, रेस्पिरेशन होगा, मूवमेंट दिखा जाएगा, एक्सक्रीशन होंगे, होम्योस्टेसिस होंगे, एडेप्टेशंस होंगे, उसमें एजिंग एंड डेथ भी दिखने को मिलेगा और उसका एक लाइफ स्पैन भी होगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स वन लाइन पे आप लोगों को दिया गया है, ये आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू है कि किस चीज के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। इसका डिटेल्ड पार्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, इधर सिर्फ इसका ओवरव्यू दिया गया है। जैसे कि पहले ही हम लोगों का जो टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स 1 था, टॉपिक नहीं बोलना चाहिए, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स 1, उसमें था मेटाबॉलिज्म। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। हर लिविंग बीइंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। Metabolism is given to all the constructive and destructive reactions by which living beings assimilate and utilize energy for various purposes like growth, movement, development, responsiveness and reproduction etc. मतलब जैसे कि हम लोग कुछ काम करते हैं, काम करने के लिए हम लोगों का बॉडी में एनर्जी चाहिए होते हैं, तो वो एनर्जी कैसे मिलेगा? वो एनर्जी मिलेगा वाया दिस काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म। जिस मेटाबॉलिज्म में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों रिएक्शंस ही होते हैं, जहां से अल्टीमेट ये ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस एंड रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी का एनर्जी जनरेट होना जरूरी है, जो कहां से आते हैं? जो मेटाबॉलिज्म से आते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नो मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग कोई चीज का एनर्जी जरूरत तो नहीं होता, लिविंग चीज का जरूरत होते हैं एनर्जी, क्योंकि उसमें ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन सब कुछ देखने को मिलते हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट है, ना कि नो मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का पार्ट है। अभी देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म कैन बी कैरिड आउट बाय सेल फ्री सिस्टम। कभी कभी सेल फ्री सिस्टम में भी मेटाबॉलिज्म देखने को मिल सकता है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म आर डिवाइडेड इनटू और फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? इट इज अ कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन जो किसी चीज को फॉर्म करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैटाबॉलिज्म, जो कि किसी चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। आगे देखते हैं कि इधर एक डिफरेंस दिया गया है जहां पे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में और भी ज्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? दिस रिएक्शन स्टोर एनर्जी, दैट इज एंडोर्गेनिक रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ये स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव भी माना जाते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होते हैं? दिस रिएक्शन रिलीज एनर्जी, दैट इज एक्सर्गोनिक,
ये क्या समझाती हैं? ये डिस्ट्रक्शन को समझाते हैं। These reactions produce complex substances from simpler ones. ये क्या होते हैं? ये एक सिंपल प्रोसेस में से माना जाते हैं। These reactions form simple substance from complex one. ये क्या होते हैं? ये complex reactions के हिसाब से माने जाते हैं। एनाबॉलिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो प्लांट में मेनली देखने को मिलता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का रिएक्शन होते हैं। क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट के प्रेजेंस में बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं। उधर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाते हैं, 6H2O 6 ऑक्सीजन बना लेते हैं। और जैसे कि कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल के अंदर आते हैं रेस्पिरेशन, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में ही दिखने को मिलता है। ये जो एनाबॉलिक रिएक्शन पे ग्लूकोज बना था, उसी ग्लूकोज को इधर हम लोग सबस्ट्रेट के हिसाब से यूज कर रहे हैं। उसके साथ ऑक्सीजन ले रहे हैं, एंजाइम्स ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें आते हैं ग्रोथ। An irreversible quantitative increase in the mass of individual is defined as growth. हर एक इंडिविजुअल्स उसका बर्थ से लेके डेथ तक वो सारे ही ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमेशा ग्रो करते हैं, जो कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आप लोग कभी किसी को देखे हो कि एक बार ग्रोथ हो गया उसके बाद फिर से वो छोटा पड़ जा रहा है या रिवर्स उसका ग्रोथ हो रहा है? ऐसा तो नहीं होता। इसलिए इसको रिवर्सिबल या क्वांटिटेटिव इंक्रीज के हिसाब से माने जाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ ईदर बाय इंक्रीज इन नंबर, वो सेल का नंबर बढ़ाएगा, या बाय इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, और सेकेंड क्या हो सकता है? वो सेल का साइज बढ़ा सकता है। लिविंग बींग्स एंश्योर ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये ग्रोथ को कैसे रेगुलेट करते हैं? दोनों टाइप का सब्सटेंस को यूज करके। एक को बताया जाता है प्रोटोप्लाज्मिक, दूसरे को बताते हैं एपोप्लाज्मिक। What is protoplasmic growth? Protoplasmic substance are components of living matter like cytoplasm और nucleus. जब भी एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस को लेके बात किया जाएगा, तो वो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस के ऊपर बेस करके किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, वो क्या होते हैं? आर नॉन लिविंग मटेरियल्स फॉर्म्ड बाय सेल। ये भी सेल से बनते हैं, लेकिन किस टाइप के सेल से? सेल वॉल से, फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सेट्रा से। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड इंटरनल, दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। जब भी इसका ग्रोथ होते हैं तो वो इंटरनल या इंट्रिंसिक ग्रोथ के हिसाब से जाना जाता है। ग्रोथ इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। हर एक लिविंग बींग्स का भी ग्रो होते हैं, लेकिन इधर कुछ नॉन लिविंग मटेरियल्स के बारे में भी बताया गया, तो वो थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाने वाला पॉइंट है। कैसा पॉइंट? बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स एज नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो ग्रोथ, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो शो करते हैं। But in them, growth occurs via accumulation of materials externally. कभी अगर ग्रोथ के लिए मटेरियल्स बाहर से आते हैं, तो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बाहर से आया इसलिए एक्सटर्नल, जब भी अंदर से कुछ होगा तो उसे क्या करेंगे? इंट्रिंसिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। Formation of new similar individual either by asexual, that is uniparental, or sexual biparental mode. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? एक मिनिएचर फॉर्म को लाना किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अगर वो एक ही पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेगा या एक ही बॉडी से किसी ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा, तो उसको आसेक्सुअल मोड बोला जाता है। और अगर बाईपेरेंटल होगा, रैदर गैमेटिक एक्सचेंज होंगे, उसको हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताते हैं। This is essential for maintaining the continuity of life on the earth, as no organism lives forever. ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स का कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स पहले से है वो नो लॉन्गर इतना देर तक वो सरवाइव नहीं कर पाता, उसका और कोई सरवाइव कर लेता है।
डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज होते हैं. एग्जाम्पल, अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ इन होल ऑर्गेनिज्म. अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, उसका रिप्रोडक्शन उसका ग्रोथ के हिसाब से ही होगा, इसलिए उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस होते हैं, एक ही टाइप का होते हैं. वाइल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में शो ग्रोथ इन पार्ट्स, क्योंकि उसका रिप्रोडक्शन पहले हो जाता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद उसमें ग्रोथ दिखने को मिलते हैं. The organism can also be semilparous or heteroparous depending upon their reproductive strategies. ये सेमिलपेरस और इटेरोपेरस वाला कंसेप्ट ज्यादा इकोलॉजी में जानने को मिलते हैं, लेकिन इन अ वन लाइनर फॉर्मेट, what is semilparous and what is heteroparous? Semilparous organisms reproduce only once before death, whereas heteroparous organisms possess multiple reproductive cycles. Semilparous organisms किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं? वो एक बार ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं बिफोर डेथ, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटे होते हैं. लेकिन इटेरोपेरस ऑर्गेनिजम्स ये मल्टीपल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स शो करते हैं, क्योंकि उसका जो लाइफ स्पैन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं या बड़ा होते हैं. अभी आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में. व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि जब भी हम लोग स्टार्ट करते थे बायोलॉजी का क्लासेस या कुछ भी बचपन से, तब एक चीज आप लोगों को पूछा जाते थे, व्हाट इज सेल? आप लोग सब बताते क्या कि सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. इसका मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बिल्डिंग ब्लॉक कौन होते हैं? सेल होते हैं. तो पहले आते हैं सेल, उसके बाद बहुत सारा सेल एग्रीगेट करके बनाते हैं टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू एग्रीगेट करके बनाते हैं ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म. तो व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स. सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ सेल लाइक बॉडी, क्योंकि यूनिसेलुलर में एक ही सेल है, वो ही पूरा फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है. इन हायर ऑर्गेनिज्म सेल्स वर्क टुगेदर इन अ हायरार्कियल मैनर टू फॉर्म टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि इस डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताई. नेक्स्ट, responsiveness. What are responsiveness? All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental signal और external stimuli. अच्छा, समझिए कि आप लोग रास्ते से जा रहे हो, बहुत धूप है, तो क्या करोगे? आप लोग धूप में ही चलते चले जाओगे या कैप निकाल के डाल दोगे अपने सर पे, या कहाँ पे, या अम्ब्रेला ओपन कर लोगे. मतलब तुम रिस्पॉन्स कर रहे हो, जो भी एनवायरमेंटल सिचुएशन है उसके अगेंस्ट तुम रिस्पॉन्स कर रहे हो. गर्मी के टाइम में हम लोग थोड़ी स्वेटर पहन के घूमते हैं? नहीं ना. जब सर्दी के मौसम आते हैं तब क्या करते हैं? जल्दी से जल्दी हम लोग स्वेटर निकाल लेते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं. तो रेस्पॉन्स कैसे करते हैं? क्योंकि हम लोगों पे एनवायरमेंटल सिग्नल्स आते हैं या एक्सटर्नल स्टिम्यूली आते हैं. वो फिजिकल हो सकते हैं सिग्नल, वो सिग्नल केमिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिवनेस. मतलब किसी चीज के अगेंस्ट अगर मैं कुछ एक्टिविटी शो कर रही हूं तो दैट इज माई रेस्पॉन्सिवनेस. द रेस्पॉन्सेस टू स्टिम्यूली में बी ईदर सिंपल, जैसे कि मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टुवर्ड लाइट सोर्स, और क्वाइट कॉम्प्लेक्स सच एज रिस्पॉन्डिंग टू अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ सिग्नल्स इन अ मेटिंग रिचुअल्स. वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट, न्यूट्रिशन. ये न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है. देखिए, फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. और मेटाबॉलिज्म भी क्या करते थे? हम लोगों को एनर्जी प्रोड्यूस करके देते थे ताकि हम लोगों का बॉडी एक्टिविटी परफॉर्म हो पाए.
यहाँ पे न्यूट्रिशन के हिसाब से लाइट एंड केमिकल एनर्जीज आर यूज्ड बाय देम टू प्रोड्यूस एंड ऑब्टेन नरिशमेंट। ये क्या करते हैं, नरिश करते हैं हम लोगों को, जितना भी न्यूट्रिशन है कुछ भी है बॉडी में प्रोवाइड करवाता है। ऑर्गेनिजम्स दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर यूजिंग लाइट एनर्जी कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जिस भी ऑर्गेनिज्म में लाइट एनर्जी चाहते हैं उसी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो कौन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसको लाइट चाहिए होते हैं, वो होते हैं हम लोगों के पेड़ और पौधे, है ना, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो एग्जांपल प्लांट्स, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, जो कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होता, इसलिए इसको ऑटोट्रॉफ्स माना जाता है। द ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज्ड केमिकल एनर्जी, जो भी ऑर्गेनिजम्स केमिकल एनर्जी से उसका सोर्स लेते हैं, आर ऑलवेज डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, और वो डिपेंडेंट भी किसके ऊपर होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। मतलब वो अपने आप के लिए खाना नहीं बना पाते हैं, उसको खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट इज फंजाई आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। ये सारे हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेशन पे। ऑल लिविंग बींग्स ऑब्टेन एनर्जी वाया ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टेकन। जो भी न्यूट्रिएंट हम लोगों ने इनटेक किए हैं उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा उसका। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कुछ अलग सा केमिकल को प्रोड्यूस करेगा। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। The obtained energy is stored in an individual's body as ATP। तो ये अल्टीमेट क्या करवाता है, किस टाइप का एनर्जी हम लोगों के बॉडी में स्टोर करवाता है, ये एटीपी को स्टोर करवाता है। It is a compound known to occur in all living cells and referred to as universal energy currency। ATP हर एक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, ये एक एनर्जी करेंसी है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी माना जाता है, क्योंकि ये हाईएस्ट ग्रुप ऑफ फॉस्फेट कैरिंग मॉलिक्यूल है एटीपी। नेक्स्ट आते हैं मूवमेंट में। Animals and some unicellular forms can move from one place to another on their own। वो खुद से चल सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। And this ability is called locomotion। और इसी एबिलिटी को क्या बताया जाता है, इसी एबिलिटी को लोकोमोशन बताया जाता है। It is a necessary activity to obtain food, शेल्टर एंड मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जहां से क्या होता है, उसको खाना सर्च करने में उसको हेल्प होता है, वो कहाँ पे रहेगा उसका शेल्टर सर्च करने में उसको हेल्प होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द मेटिंग सर्च करने में भी उसको हेल्प होते हैं। Plants lack locomotion but fulfill their requirement via dispersal and certain very restricted show movement। जो भी प्लांट होते हैं वो तो लोकोमोशन नहीं कर पाते हैं लेकिन वो कैसे इस मूवमेंट को या कैसे इस लोकोमोशन को शो करते हैं, वाया डिस्पर्सल। और ये डिस्पर्सल एबिलिटी कौन दिखाता है, उसका सीड, जो एक जगह से दूसरे जगह पे उसका पॉलिनेशन करवाने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं excretion। Every living cell produces certain waste product that require continuous removal as it might become poisonous। बॉडी में ऐसा चीज अगर प्रोड्यूस होगा जो कि पॉइजनस हो सकता है, उसको तुरंत एलिमिनेट करना होगा। कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे, वाया द प्रोसेस ऑफ excretion। The process responsible for elimination of this waste product is called excretion। जिस प्रोसेस से ये बॉडी का पॉइजनस चीज बाहर निकाल देते हैं उसे बताया जाता है एक्सक्रीशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द यूनिवर्सल मेजर वेस्ट प्रोडक्ट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दोनों यूनिवर्सल वेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से जाना जाता है। इन एनिमल्स नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट लाइक एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। नाइट्रोजनस वेस्ट के हिसाब से एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये एक्सक्रीशन इज कंडक्टेड थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इन मोस्ट केसेस। एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के थ्रू ये एक्सक्रीशन होता है। कैसे, इन एनिमल नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल इज डन थ्रू किडनीज, जो कि हम लोगों में देखने को मिलता है। While in plants, excess water removal is done through stomata। जैसे कि ह्यूमन में ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीशंस होते हैं, या एनिमल्स में और प्लांट में स्टोमाटा के थ्रू उसका एक्सेस वाटर का रिमूवल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं होम्योस्टैसिस। व्हाट इज होम्योस्टैसिस? अलाइक स्टैंडिंग
ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है अलाइक स्टैंडिंग। Maintenance of a favorable dynamic consistency of internal environment of the body is called homeostasis। जैसे कंडीशन में अभी हम हैं उसी कंडीशन को रिटेन रखने का, उसी कंडीशन को बरकरार रखने का काम किसका होता है? होम्योस्टेसिस का। जैसे है वैसे ही टाइप का मेंटेन करने की जो क्षमता है उसे बताया जाता है होम्योस्टेसिस। द होम्योस्टेसिस was first used by Cannon in 1932। It is a property of all living organisms and is carried out by regulatory mechanisms। ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होम्योस्टेसिस दिखा पाते हैं और इसका एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स भी होते हैं। Homeostasis works even with the continuous changes in external environment। होम्योस्टेसिस कब हो सकता है? जब भी बहुत चेंजेस दिखने को मिलता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। दिस प्रोसेस ऑकर्स एट ऑल लेवल्स। हर एक लेवल में ऐसा देखने को मिलता है। दैट इज फ्रॉम सेलुलर लेवल टू इकोसिस्टम लेवल। ये सेलुलर लेवल से इकोसिस्टम लेवल तक का पूरा जर्नी में देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल थर्मो रेगुलेशन। अगर बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन करेंगे तो उसे थर्मो रेगुलेशंस बोला जाता है। दो टाइप के ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स एंड एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स का और एक नाम है जैसे कि पॉइकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, एंड एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स का और जो नाम है वो है होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। एक्टोथर्मिक किसको बताया जाता है? The body temperature of these organisms varies with that of the surrounding environment। जैसे कि मेरा आसपास का environment अगर change होगी तो मेरा body का internal condition भी उसके साथ साथ change होगा। environment जैसे change होगा वो भी ऐसे ही change होगा। इसे ectothermic organisms बोला जाता है। इसको कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स भी माना जाता है, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन्वर्टिब्रेट्स एक्सेट्रा। ये सारे एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स या कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कुछ भी बताइए वो होते हैं। और एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन होते हैं? द बॉडी टेम्परेचर ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर बाहर में ठंड बढ़ते हैं तो हम लोग स्वेटर यूज करते हैं, ना कि हम लोगों का इंटरनल ब्लड भी उसके साथ साथ चेंज होता रहता है कि बाहर में ठंड है तो चलो मैं बेटा ब्लड को भी थोड़ा ठंड कर लेती हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इस क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग इस चेंज को बैलेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल बर्ड्स, मैमल्स एंड फ्यू फिशेस, जैसे कि इधर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है। नेक्स्ट, एडेप्टेशंस। Inheritable traits that allow an organism to meet specific requirements of environmental changes are called adaptations। बाहर में कुछ चेंज आई है उसके हिसाब से मैं मेरा बॉडी में कुछ ना कुछ परमानेंट चेंज कर रही हूँ। जैसे कि कैक्टस डेजर्ट एरिया पे, डेजर्ट एरिया पे क्या होते हैं, पानी ऑलरेडी कम रहती है तो क्या करते हैं, इसका जो लीफ कंडीशन है वो लीफ को ये थॉर्न में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? कैक्टस, ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो। ये क्या है? ये एक टाइप का एडेप्टेशन है। तो बाहरी एनवायरनमेंट चेंज के साथ साथ मैं मेरा ऑर्गेनिज्म के अंदर भी परमानेंट चेंज कर रही हूँ। तो these are responsible for the enhancement of their survival and ability to reproduce in a particular environment। ये कैसे होता है? ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे सर्वाइवल और उसका रिप्रोड्यूस का क्षमता वो भी बढ़ते हैं उसी एनवायरनमेंट में, क्योंकि उसने अडेप्टेड कर लिए है अपने आप को। एडेप्टेशन कैन बी स्ट्रक्चरल, फिजिकल और बिहेवियरल। कुछ भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, बिहेवियरल भी हो सकते हैं। On the basis of duration of adaptation in living beings, these are of following two types। मतलब कितना टाइम ले रहा है इसके ऊपर बेस करके इसको दोनों टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक को बताया जाता है लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस। These are permanent inheritable change in the structure and function of an organism due to evolution। Evolution आ चुका है, जो क्या कर रहे हैं, जो permanent और inheritable change कर रहा है एक किसी स्ट्रक्चर में या उसके फंक्शन के ऊपर। These are meant for better mode of living during favorable conditions। ताकि वो जो सिचुएशन पे है उसी सिचुएशन में ही उसको फेवर किया जाए और वो सर्वाइव कर जाए।
दिस डू नॉट डिसअपियर अंडर चेंज कंडीशन। अगर पिछले कंडीशन पे इसको लाया जाएगा तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें परमानेंट चेंज दिखने को मिल रहा है। मिमिक्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। मिमिक्री एक एग्जाम्पल है। मिमिक्री का मतलब क्या है? किसी की नकल करना, किसी की नकल उतारना, है ना? तो इसे क्या कहते हैं? मिमिक्री कहते हैं। तो ये मिमिक्री एक लॉन्ग टर्म का अडेप्टेशन माने जाते हैं। सेकेंड आते हैं शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन। ये क्या है? These are temporary changes that are produced in response to specific condition. अगर कंडीशन हट जाएगा तो ये फिर से वापस उसी कंडीशन की तरह दिखने लगेगा। अगर कंडीशन डाला जाएगा तो वो नया कुछ चीज को अडाप्ट करेगा। दिस आर मीन्ट फॉर स्मूथ एडजस्टमेंट टू अनफेवरेबल कंडीशन। ये जस्ट उसी एडवर्स कंडीशन पे एडजस्ट करने के लिए बनाया जाता है। दिस अडेप्टेशन डिसअपियर इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशन। कभी स्ट्रेसफुल कंडीशन होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा हट जाएगा। शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस इंक्लूड हाइबरनेशन और विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन और समर स्लीप। ये शॉर्ट टाइम जो एडेप्टेशंस होते हैं उसके अंडर पे क्या आते हैं? उसके अंडर पे हाइबरनेशन आते हैं, जो विंटर स्लीप के नाम से जाने जाते हैं, और एक होते हैं एस्टिवेशन, जिसको समर स्लीप के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एजिंग एंड डेथ पे। एजिंग इज अ प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, टिश्यू एंड वाइटल ऑर्गन्स। कभी हुई है आपके घर पे जो दादाजी है या दादी माँ है, उन लोगों का बहुत कम उम्र का कभी कुछ पिक्चर्स देखे हो आप लोग? देखने के टाइम पे आप क्या करते हो? अगर मैच करते हो कि अभी फिलहाल आपकी दादाजी कैसी दिखती है, या वो जब उम्र कम थी तब वो कैसे दिखती थी, इसका कोई सिमिलरिटी देखने को मिलता है आप लोगों को? ज्यादा तो नहीं, क्योंकि अभी उनके क्या आया है? उनका एजिंग चल रहा है। उन पे क्या आ गया है? एजिंग आ गया है, उसका चेंज हो गया है कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर। तो एजिंग इट्स अ प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन है उसके स्ट्रक्चर का, जहां पे एक सेल, एक टिश्यू या वाइटल ऑर्गन्स क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इसके बाद क्या होते हैं? आफ्टर एजिंग क्या होते हैं? इट लीड्स टू डेथ। It is a stoppage of the life activities in an individual due to degeneration of body parts and increase in entropy. अगर बहुत ज्यादा एज हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, तो वो लाइफ एक्टिविटीज को और कंटिन्यू नहीं कर पाता। तब जाके क्या होता है? उसका डिजेनरेशन होने लगता है उनका बॉडी पार्ट का। तो इसे क्या बताया जाता है? इसको डेथ बताया जाता है। आफ्टर डेथ, एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट अ बॉडी आर रिटर्न टू द इकोसिस्टम बाय न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। और डेथ के बाद क्या होता है? बॉडी रिटर्न हो जाते हैं उसका प्रीवियस कंडीशन की, जैसे बॉडी बना था। मतलब अभी तक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक प्रोसीड्यूर चल रहा था, आफ्टर डेथ क्या होगा? वो ही कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर फिर से सिंपल इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में चेंज हो जाएगा। और कैसे फिर से इकोसिस्टम पे आ जाएगा? न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग से अब फिर से वो इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा। Death is essential for keeping a population under check and recycling of minerals. Death बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि उसके हिसाब से मिनरल का रिसाइकलिंग होते हैं और वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। इट इज अ फॉलोइंग टू टाइप्स। ये दोनों टाइप का होते हैं। एक होते हैं बायोलॉजिकल डेथ, दूसरे होते हैं क्लिनिकल डेथ। व्हाट इज बायोलॉजिकल डेथ? occurs when brain and other body parts begin to degenerate due to non-availability of nutrient or oxygen. ब्रेन का डेथ हो गया है या बॉडी के किसी पार्ट का डेथ अगर हो गया है, वो न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको बायोलॉजिकल डेथ माना जाएगा। और क्लिनिकल डेथ किसे बताया जाएगा? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉपेज ऑफ ऑल वाइटल ऑर्गन्स लाइक पल्स, हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड प्यूपिल डायलेशन एक्सेट्रा। और क्लिनिकल डेथ किसको माना जाएगा? अगर पल्स बंद हो जाएगा, हार्ट बीट नहीं चलेगा, ब्रीदिंग नहीं हो पाएगा, प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा, तब जाके उसको क्लिनिकल डेथ माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज लाइफ स्पैन। The period of time between the birth and natural death of an organism is known as lifespan. मतलब जन्म के बाद से और डेथ के आगे तक पूरा जितना भी टाइम हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसे ही हम लोग लाइफ स्पैन बताते हैं। Some organism possess a shorter lifespan like mayfly, whose adult lifespan can vary from just 30 minutes to 1 day. Mayfly एक insect है ना? उसका लाइफ स्पैन सबसे छोटा है, जैसे कि 30 मिनट से लेके एक दिन तक।
सम अदर लिव फॉर ईयर्स, कुछ अलग से ऑर्गेनिजम्स है जो कि बहुत ईयर तक रह सकते हैं. Example, the oldest living plant on earth in Pinus longiva, its estimated age is 4,950 years. देखिए कितना एज तक ये लिव कर सकता है, तो इसे इसका लाइफ स्पैन माना जाता है. होप कि इतना तक आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा. अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू सब्सक्राइब and share with your friends and press the bell icon for the further notification. Thank you.